हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के डिमांड पे आपकी पसंदीदा वेयरवुल्फ की कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएंगे। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानियों का सिलसिला। वेयरवुल्फ सीरीज़ की 5वीं किताब लहू की प्यास अपनी रिलीज से पहले ही चर्चा में आ चुकी थी। इससे पहले इस सीरीज़ की सभी किताबें बेस्ट सेलर रही थी। लहू की प्यास का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि किताब के लॉन्च होने के 4 दिन पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी। वेयरवुल्फ सीरीज़ के लेखक का नाम एबॉट माइकल था। एंग्लो इंडियन परिवार में जन्मे एबॉट की हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पे अच्छी पकड़ थी। इसलिए एबॉट की किताबों का हिंदी और अंग्रेज़ी संस्करण एक साथ ही आता था। सागरिका सिन्हा एक प्रसिद्ध वेब न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्टर थी। वो लहू की प्यास के बुक लॉन्च पर आई हुई थी। बुक लॉन्च के समय एबॉट ने अपनी पूरी सीरीज़ के बारे में कुछ बातें बताई। उन्हें सुनकर सागरिका की दिलचस्पी एबॉट और उसकी सीरीज़ के बारे में और अधिक जानने की हुई। बुक लॉन्च के बाद प्रकाशक की ओर से पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में एबॉट के कुछ लेखक मित्र और पत्रकार शामिल थे। पार्टी में मौजूद लोगों को देने के लिए लहू की प्यास की कुछ प्रतियां थी। इनमें एबॉट के हस्ताक्षर थे। सागरिका जब अपनी प्रति लेने गई तो उसने एबॉट से एक इंटरव्यू की इच्छा जताई, पर एबॉट ने मना कर दिया। सागरिका को बुरा लगा, पर वो मुस्कुराकर चली गई। सागरिका अपनी कार में बैठने जा ही रही थी कि किसी ने उसे रोका। उसने पीछे मुड़कर देखा। 25-26 साल का एक लड़का था। सागरिका पहचान गई। वो पार्टी में सर्व कर रहा था। उस लड़के ने बिना कुछ कहे एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सागरिका ने उसे खोलकर पढ़ा। मैं खूबसूरत लड़कियों को दुखी नहीं कर सकता हूँ। इस नंबर पर कल शाम फ़ोन करना। एबॉट माइकल। सागरिका ने नज़र उठाकर देखा। वो लड़का जा चुका था। पहले तो सागरिका के मन में आया कि वो उस कागज़ को फाड़कर फेंक दे, फिर उसने अपना विचार बदल दिया। मॉरिस मैंशन की भव्य इमारत पूनम की चांद में चमक रही थी। इंडो यूरोपियन स्टाइल में बना ये मैंशन 150 साल पुराना था। इसका निर्माण एबॉट के परदादा मॉरिस ने कराया था। सागरिका को लेकर कार मैंशन के अंदर दाखिल हुई। पोर्टिको में खड़े एक आदमी ने कार का दरवाज़ा खोलकर सागरिका का स्वागत किया। वो उसे मैंशन के अंदर ले गया। उसे मुख्य कक्ष में बैठाकर बोला, आप यहाँ बैठिए, सर कुछ देर में आएंगे। वो आदमी चला गया। सागरिका उठी और उस कक्ष का निरीक्षण करने लगी। वहाँ की हर एक चीज़ बहुत सुंदर थी। उस नोट के मिलने के बाद सागरिका 3 दिन तक इसी उलझन में रही कि वो फ़ोन करे या ना करे। पहले तो एबॉट ने मना कर दिया था, फिर एक नोट भेजकर अपना नंबर दिया। उसकी इस हरकत से वो नाराज़ थी, लेकिन एबॉट की शख्सियत में एक अजीब सी कशिश थी। वही उसे मॉरिस मैंशन ले आई थी। एक बार फिर वही आदमी आया। उसने कहा, सर आपको ऊपर बुला रहे हैं। सागरिका उस आदमी के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर गई। उस आदमी ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे भीतर ले गया। कमरे में एक बड़ी सी कुर्सी पर एबॉट बैठा हुआ था। सागरिका को देखकर वो बोला, वेलकम टू मॉरिस मैंशन, हैव अ सीट। सागरिका सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। एबॉट ने पूछा, कहिए क्या लेना पसंद करेंगी आप? एनीथिंग सॉफ्ट टू ड्रिंक? एबॉट ने उस आदमी को निर्देश दिया कि वो सागरिका के लिए पाइनएप्पल जूस लेकर आए। उस आदमी के जाने के बाद एबॉट ने पूछा, कहिए क्या जानना चाहती हैं आप?
आपकी वेयरवुल्फ सीरीज़ के बारे में जानना था। बहुत दिलचस्प सीरीज़ लिखी है आपने। आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? एबॉट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। ये सीरीज़ लिखने की प्रेरणा मुझे मेरे परदादा मॉरिस से मिली है। सागरिका को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अपने परदादा से? एबॉट हंसा। उसने कहा, मेरे परदादा मॉरिस की एक डायरी मेरे हाथ लगी। उसमें मुझे इन सभी किताबों को लिखने के लिए सामग्री मिली। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक दूसरा आदमी पाइनएप्पल जूस लेकर आया था। सागरिका के सामने मेज पर रखकर वो चला गया। सागरिका ने एक सिप लेकर कहा, इसका मतलब आपके परदादा भी अच्छे लेखक थे? उनकी कहानियों। एबॉट ने उसे बीच में ही टोक दिया। उन्होंने जो लिखा वो कहानियाँ नहीं थी, उनका व्यक्तिगत अनुभव था। सागरिका उसकी बात सुनकर चौंक गई। वो बोली, आपका मतलब जो आपने किताबों में लिखा है वो सब सच है? वेयरवुल्फ सच में होते हैं? एबॉट ने पूरे विश्वास के साथ कहा, यकीनन होते हैं। सागरिका बड़े अचरज से उसकी तरफ देख रही थी। एबॉट बोला, लोगों को मेरी किताबों में सच नज़र आता है, तभी तो इतने चाव से पढ़ते हैं। देखिए मिस्टर एबॉट, लोग ऐसी कहानियाँ सच्चाइयों के लिए नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। मैं इस बात की तारीफ़ करूँगी कि उनमें भरपूर मनोरंजन होता है, पर विज्ञान के इस युग में वेयरवुल्फ महज एक कल्पना है। एबॉट के चेहरे से साफ जाहिर था कि इस तरह टोका जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसने कहा, आपका अर्थ है मेरे परदादा झूठे थे? मैं उन्हें झूठा नहीं कह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी। आपने उनकी कल्पनाओं को और निखार दिया। एबॉट का चेहरा गुस्से से तन गया था। उसने कड़क कर कहा, मैंने डायरी में जो कुछ लिखा है वो सच है। सब मैंने देखा है, महसूस किया है। सागरिका उसके इस रूप से कुछ डरी, पर उसे सुधारते हुए बोली, डायरी आपने नहीं लिखी है, यह आपके परदादा मॉरिस ने लिखी है। एबॉट हंसा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। सागरिका बुरी तरह डर गई थी। वो उठने ही वाली थी कि एबॉट ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। मैं ही मॉरिस हूँ और मैं ही एबॉट हूँ। मैं ही एबॉट का पिता और दादा हूँ। वेयरवुल्फ मरता नहीं है, सिर्फ रूप बदलता है। सागरिका कांप रही थी। एबॉट अपनी बात कह रहा था, हम इंसानों का खून पीकर इतने लंबे समय तक जीते हैं। जब एक रूप में कई दिनों तक रह लेते हैं तो एक नया नाम और एक नया रूप धारण कर लेते हैं। सागरिका इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। एबॉट ने कहा, पहली किताब में मैंने बताया था कि जेम्स नाम का 10 साल का बच्चा भेड़ियों के हमले का शिकार हो जाता है। वो बच तो जाता है, पर एक मानव भेड़िया बन जाता है। एबॉट ने सागरिका की तरफ देखकर कहा, वो जेम्स मैं ही था। वेयरवुल्फ बन जाने के बाद मैंने ही कभी क्रिस्टोफर तो कभी विलियम बनकर सुंदर औरतों का शिकार किया। आज तुम मेरे लहू की प्यास को बुझाओगी। कमरे का दरवाज़ा खुला। एक लड़का अंदर आया। सागरिका हैरान थी कि वो वही लड़का था जिसने उसे नोट दिया था। उस लड़के ने सारे पर्दे खोल दिए। कांच से छनकर आ रही चांदनी से कमरा भर गया। एबॉट पर वही चांदनी पड़ी तो वो और खतरनाक हो गया। उसके शरीर में बदलाव होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। उसकी हथेलियाँ नुकीले नाखूनों वाले पंजों में बदल गई। फिर पैर भी उसी तरह पंजे बन गए। पूरे शरीर में भेड़ियों की तरह बाल आ गए। अंत में उसका चेहरा बदल गया, भेड़िए की तरह हो गया। कान बड़े हो गए, नुकीले दांत निकल आए। एबॉट जोर जोर से भेड़िए की तरह हुआने लगा। सागरिका इस विभत्स दृश्य को देखकर डर के बेहोश हो गई। एबॉट ने उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। सागरिका को जब होश आया तो वो एक तहखाने में थी। वहाँ और भी कई लड़कियाँ थीं। सब उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी। सागरिका उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी वही चमक थी।
अब बढ़ते हैं हमारी वेयरवुल्फ की आज की दूसरी कहानी की ओर। 4 दिसंबर 1942। खेत में पड़ी वो भयंकर लाश गांव वालों की रूह को ये संकेत दे रही थी कि जल्द ही उनका भी यही हाल होने वाला है। लाश के आसपास असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थी। पेट की फटी कुछ अतड़ियों के सिवा सिर्फ आसपास पड़ा रक्त और माधव जी की हड्डियां नजर आ रही थी। माधव जी रात में खेत में ही रुके थे। घर वालों के मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने थे। उस आदमखोर भेड़िए ने एक और शिकार कर लिया था। नंदर गांव में अचानक ही आए इस शैतानी आदमखोर भेड़िए ने उत्पात मचा दिया था। करीब महीने पहले हादसे शुरू हुए। सबसे पहले अपने खेतों से लौट रहे 2 भाई परेश और जयंत पर उसने हमला कर दिया था, जिसमें उस भेड़िए ने परेश को बुरी तरह नोचकर उसे फाड़ कर खाने लगा था। जयंत भी घायल था, पर किसी तरह भागकर वो गांव आ गया था, अपनी जान बचाकर। उसने जो वर्णन किया था वो इस प्रकार था। मानव जैसी चाल और तेज शैतानी नीली आंखें, मुंह से निकलते नुकीले चमकते दांत, अंगों पर छाए काले भयंकर बाल, शरीर से पूरा आदमखोर भेड़िया जैसे साक्षात एक दैत्य हो। अब तक कई गांव वाले उसका शिकार हुए थे। उनके पालतू जानवरों को भी वो भेड़िया खा जाता था। गांव वाले दहशत में जी रहे थे। रात हो या दिन, हर कोई अब अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। तभी उस समय के जाने माने शिकारी मिस्टर एडम जी, जो एक अच्छे अंग्रेज अफसर भी थे, उन्होंने गांव के बारे में हो रही घटनाओं के बारे में सुना। उन्होंने अब खुद इस आदमखोर भेड़िए का शिकार करने का सोचा, जिसमें उन्होंने उनके साथ शिकार में उनके साथ कुछ विश्वासु सेवकों को भी शामिल कर लिया। मिस्टर एडम बाकी अफसरों जैसे क्रूर नहीं थे। वो उनके सेवकों को अपने परिवार जैसे मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जिसमें पहले थे हरी काका, जो शिकार की गतिविधियों के निरीक्षण करते थे। दूसरा था मंगल, जो एक पहलवान था और एडम के घोड़ा गाड़ी का चालक भी। तीसरा था उदय, जो एक 23 साल का लड़का था। उदय के पिता जोरावर एडम के साथ काम किया करते थे। गंभीर बीमारी के कारण 2 महीने पहले चल बसे थे, इसलिए उदय को एडम ने उनकी जगह उसे रख लिया था। अपनी बंदूक लिए वो अगले दिन गांव पहुंच गए। सभी मरे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने के बाद वो आपस में बातें करने लगे। एडम जिस तरह से उस भेड़िए का ये वर्णन कर रहे हैं, उस तरह के भेड़िए की कई पौराणिक कहानियां मैंने सुनी हुई है। उन कहानियों में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ जंगलों में भी ऐसे भेड़िए पाए गए थे, जिनका बाद में शिकार कर लिया था। ये वहाँ वेयरवुल्फ के नाम से जाने जाते थे, जो इंसानों की तरह चलते थे, पर शरीर भेड़िए जैसा। कुछ मानवीय रूपी भी होते हैं, जैसे दिन में मानव की तरह रहते हैं और रात में शैतानी भेड़िया बन जाते हैं। हरी काका, मैंने भी वो खेतों के निरीक्षण किए जहाँ कुछ दिन पहले ही उसका शिकार बना था। उस आदमखोर के पैर काफ़ी बड़े हैं। वो साधारण भेड़ियों की तरह नहीं है। जैसे आपने कहा, मुझे तो वही लगता है कि वो एक वेयरवुल्फ है। एडम, जिस तरह की मैंने कहानियाँ सुनी हैं, वो काफ़ी खतरनाक और चालाक होते हैं। उन्हें मारना आसान नहीं, इसके लिए काफ़ी लोगों की मदद लगेगी। पर इन मासूम गांव वाले उसका शिकार बन रहे हैं। अतिरिक्त अफसर हमारे ऊपर ऊपरी अधिकारी भेजेंगे नहीं, हमें ही कुछ करना होगा। हरी काका, हम रात में एक जाल बिछाएंगे, नीचे कुछ बकरियों को बांध हम ऊपर पेड़ पर बैठे रहेंगे। जाल पकड़े हुए जैसे ही वो आदमखोर भेड़िया आएगा, हम जाल उसके ऊपर डाल देंगे। जाल पड़ते ही वो छटपटाएगा, उसी वक्त आप उसे गोली मार देना। एडम, हाँ, तुम मंगल और उदय पेड़ पर चढ़ जाना। जाल लेकर मैं झाड़ियों में छिप जाऊंगा। नीचे ही अपनी बंदूक लिए हमारी योजना के मुताबिक उसे हम मार देंगे। हाँ, सब मिलकर उसे खत्म कर देंगे, मंगल ने कहा। उदय, हाँ, अब फिर ये मासूम गांव वालों को मरने नहीं देंगे। रात को योजना के मुताबिक अंदर घने जंगल में बकरियों को बांध जाल लिए तीनों ऊपर पेड़ पर चढ़ गए थे। एडम भी पास ही में झाड़ियों में बंदूक लिए छिपा बैठा था।
उसके आने का इंतज़ार हो रहा था। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, पर अचानक ही अजीब सी भयानक आवाज़ गूंज उठी, जैसे कोई दैत्य चीखते हुए अपने शिकार की तरफ आ रहा हो। सभी सावधान हो गए, सभी की धड़कनें तेज़ हो गई, पर अब तक सिर्फ चीखने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अचानक ही बंदूक की गोली की आवाज़ सुनाई दी। ऊपर बैठे तीनों सहम कर नीचे आ गए। वो एडम के बंदूक की आवाज़ थी। जैसे ही वो तीनों नीचे आए, सामने का नज़ारा देख कांप उठे। वो आदमखोर मानवीय भेड़िया अपने भयानक हाथों में एडम का कटा सिर लेकर खा रहा था। तभी उसके गुस्से से भरी नज़र उन तीनों पे पड़ गई। मंगल भी गुस्से में उससे लड़ने आगे आ गया, पर उस आदमखोर भेड़िए ने उसे भी फाड़ कर खा लिया। वो उदय को मारने आगे बढ़ा, पर बीच में हरी काका आ गए। उन्होंने उदय से कहा, भागो। इतना बोलते ही वो भी उस आदमखोर भेड़िए का शिकार हो गए। तभी उदय घबरा कर पीछे हटा। उसने देखा एडम की लाश के पास बंदूक पड़ी है। जल्दी से जाकर उसने बंदूक उठा ली और आदमखोर पर गोली चला दी, पर वो भेड़िया बच गया। उदय ने फिर उसे मारने के लिए गोली चलानी चाहिए, पर तब तक वो भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। उदय भी गुस्से में बंदूक लिए उसके पीछे जाने लगा। वो भेड़िया कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी एक पेड़ के पीछे उसने किसी इंसान को देखा, जो फटे कपड़ों में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उदय ने बंदूक उस पर तान दी। उदय, तो भेड़िए तू अपने असली रूप में आ गया? चल मेरे साथ गांव, तुझे सबके सामने मारूंगा। आदमी, नहीं मैं भेड़िया नहीं, सुनो मेरी बात। पर उदय ने उसकी चाल में ना फंसने का फैसला किया। बंदूक आगे कर वो उसे गांव ले आया। गांव वालों ने उदय से जो सुना, उससे वो गुस्से में उस आदमी को आग लगाने वाले थे। तभी उदय ने उन्हें रोका और कहा, जब ये असली रूप में आएगा तभी हम इसे मारेंगे। इसे जंजीरों में जकड़ के बांध दो। कल रात हम इसे मारेंगे इसके असली रूप में। अगले दिन की रात हो चुकी थी। सभी गांव वाले और उदय उस आदमी के भेड़िए के रूप में आने का इंतजार कर रहे थे। आदमी, सुनो, मैं भेड़िया नहीं हूँ, मेरा नाम कालम है। मैं जंगल में रहने वाला आदिवासी हूँ। मेरे परिवार को भी उस दरिंदे ने मार दिया था। उसी का बदला लेने में जंगल में उसे मारने घूम रहा था। उदय, बातें बनाकर निकलना चाहते हो? मैंने सुना था एडम जी से कि तुम मानवीय भेड़िए चालाक होते हो, पर आज तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। तभी एक खबर से सभी गांव वाले दहल उठे। एक बच्चे को आदमखोर भेड़िया गांव से उठाकर जंगल में भाग गया था। उदय को यकीन नहीं हुआ, कालम सच कह रहा था। उसने कालम को छुड़वाया और उसके साथ जंगल में बच्चे को खोजने निकल पड़ा। कुछ ही देर में खून के धब्बे नजर आए, जो शायद उस बच्चे के थे। आगे जाने पर उस बच्चे को मार कर खा रहा वो आदमखोर भेड़िया उन्हें मिल गया। उदय ने बंदूक की गोलियां चलाई, पर इस बार भी वो बच गया। उस भेड़िए ने चीखते हुए उदय पर हमला किया। नाखूनों से उसे मारता ही कि कालम ने कुल्हाड़ी उस पर दे मारी। कुल्हाड़ी भेड़िए की गर्दन को थोड़ी चीर कर दूर गिर पड़ी। भेड़िए को काफ़ी दर्द हुआ। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकला। वो फिर जंगल में कहीं गायब हो गया। कालम, तुम ठीक तो हो ना? उदय, हाँ, पर वो फिर से भाग गया। मुझे माफ़ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा। कालम, हम उसे पकड़ लेंगे जल्दी। अगली रात को गांव के एक घर से एक आदमी छिपकर दबे पैर जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में काफ़ी अंदर तक जाने पर वो आदमी जाकर एक बड़े पत्थर पे खड़ा हो गया। चांद की तरफ मुंह कर वो कुछ मंत्र बड़बड़ाया, फिर भेड़ियों जैसी चिल्लाहट की। फिर धीरे धीरे वो अपने शैतानी भेड़िए रूप में आने लगा। अब वो पूरा आदमखोर भेड़िया था। उदय और कालम उसका पीछा करते हुए जंगल में आ पहुंचे थे। वो झाड़ियों में छिपकर सब नज़ारा देख रहे थे। कालम, तो ये है वो आदमखोर भेड़िया? उदय, हाँ यही है। दिन भर की छानबीन से मुझे पता लग गया था कि यही वो शैतानी आदमखोर मानवीय भेड़िया है। तभी उदय और कालम झाड़ियों से बाहर आए। शैतानी भेड़िए ने पलटकर उन्हें देखा। वैसे ही उसकी नीली आंखें लावा जैसे भड़कने लगी। उसके नुकीले नाखून उसकी उंगलियों से बाहर आने लगे। वो उदय और कालम पर टूट पड़ा। कालम को जोरों की टक्कर मार उसे दूर फेंक दिया। उदय ने गोलियां दागी, पर वो चालाक आदमखोर
उससे बच गया। उसने उदय को आकर अपने नाखूनों से वार किया। नाखून से उदय के मुंह पर चीरे पड़ गए। उसके एक वार से वो दूर जा गिर पड़ा। कालम फिर उठा अपनी कुल्हाड़ी लिए, पर आदमखोर को मारना इतना आसान नहीं था। वो कालम से उसकी कुल्हाड़ी छीनने लगा। कालम अपनी कुल्हाड़ी के सहारे अब तक उससे लड़ रहा था और बचा हुआ भी था। तभी भेड़िए ने धारदार वार किया, जिससे कुल्हाड़ी दूर जा गिरी और भेड़िए ने कालम को अपने विशाल शैतानी हाथों में जकड़ लिया। तभी उदय उठा और गोली चलानी चाहिए, पर गोलियां खत्म हो चुकी थी। पर बंदूक के आगे धारदार चाकू लगा था। भेड़िए ने कालम का सिर पकड़ लिया ताकि उसे अपने नाखूनों से काट सके कि तभी उदय ने बंदूक वाला वो चाकू भेड़िए की पीठ में घुसा दिया। चाकू लगते ही दर्द के मारे भेड़िया छटपटाने लगा। तभी कालम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पे वार करने लगा। उसके परिवार को मारने के गुस्से का बदला अभी भी उसमें भरा था। भेड़िए के काले खून की बौछारें उड़ रही थी। चिर कर कालम ने उसे मार दिया। शैतानी मानवीय भेड़िया, जिसे वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है, वो अब खत्म हो गया था। अब वो अपने मानवीय रूप में गांव वालों के सामने मरा पड़ा हुआ था। वो जयंत था। हाँ, वही जयंत, जब सबसे पहले घटना में जिसके भाई की मौत हो गई थी और वो घायल होकर बच गया था। कालम, आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि यही वो भेड़िया था? उदय, तुमने जब उस भेड़िए को कुल्हाड़ी से मारा तब उसके गर्दन को घाव लगने से वो दर्द से चीखते हुए वहाँ से भाग गया था। मैंने वही घाव अगले दिन जयंत के गर्दन पर देखा। फिर मैंने पता किया, उसे काली शक्तियों के बारे में काफ़ी रस था। वो किसी तांत्रिक के पास जाया करता था। पर मैंने जब उस तांत्रिक का पता लगाया तब मुझे ये पता चला कि वो तांत्रिक भी मर चुका है। फिर मैंने पता किया, जयंत के घर के पीछे जयंत एक छोटी सी कुटिया में वो दिन भर वहीं रहता था। ना किसी घर वाले को कभी अंदर जाने देता। मैंने चुपके से छानबीन की उस कुटिया में। मुझे एक काली शक्तियों वाली पुस्तक मिली, जिसमें शैतानी मानवीय भेड़िया बनने का उपाय था, जिसमें एक तांत्रिक की मदद भी लगती थी। पूर्णिमा की रात को जंगली भेड़िए के रक्त पीने से और शैतानों की मंत्रों द्वारा उपासना से वो एक जंगली शैतानी मानवीय भेड़िया बन गया। वो तांत्रिक की मदद से बना था, पर उसने तांत्रिक को ही अपना पहला शिकार बनाया, फिर खुद के भाई को, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। हर रात चांद के आगे शैतानी मंत्रों से वो भेड़िया बनता और शिकार करता। अगर वो ये पूरे 1 वर्ष तक दोहराता तो अमर शैतान बन जाता, काफ़ी शक्तिशाली हो जाता। वक्त से पहले ही हमने उसे मार दिया, तो अब उसकी ये जो इच्छा थी वो विफल हो गई। उसके मरने से गांव वाले अब उसके कहर से बच चुके थे। उदय और कालम अच्छे दोस्त बन गए। आगे भी उन्होंने ऐसी कई घटनाओं से लोगों को बचाना शुरू कर दिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी वेयरवुल्फ की तीसरी कहानी की ओर। कुत्तों के रोने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। आसमान में पूर्णिमा की चांदनी छाई थी, लेकिन आज इस शहर में कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था। न जाने क्यों कुत्ते, सियार, बिल्लियाँ सब एक सुर में रो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो शहर नहीं कोई जंगल हो। लोग अपने घरों के बाहर से कुत्तों को भगा रहे थे, लेकिन फिर भी पूरा शहर उनकी दर्द भरी आवाज़ों से गूंज उठा था। न जाने क्या महसूस कर रहे थे वो उस बेजुबान, जो किसी को बता नहीं पा रहे थे। आज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कई मरीज आ पहुंचे थे। आधी रात तक सबको अस्पताल के पास ही एक अनजान खूंखार जीव ने घायल किया था। ऐसा जीव जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मरहम पट्टी करवाकर सब एक ही वार्ड में बिस्तरों पर लेटे हैं। डॉक्टर और नर्स भी आश्चर्य में खड़े थे। वहाँ पुलिस उनका बयान ले रही थी। भयानक, बहुत भयानक था वो। उसकी शक्ल भेड़िए जैसी थी। विशालकाय शरीर, नुकीले दांत। धंसा दिए उसने सारे दांत मेरे पैरों पर जैसे ही मैं कार से उतरी। किसी तरह उसे धक्का देकर कार में वापस बैठ वहाँ से भागी मैं। एक महिला कांपते हुए बोली। तभी दूसरे आदमी ने बीच में ही टोका। बाल थे पूरे शरीर पर, काला सा था।
उसकी आंखें चमक रही थी, पंजे लंबे और नाखून धारदार। मैं सड़क पर चल रहा था, ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। पीछे देखा, तब तक उसने मेरा हाथ मुंह में दबोच लिया। ये कहते हुए वो आदमी कराहने लगा। तभी तीसरा आदमी चिल्लाया, अरे साहब, दानव था वो, दानव। अब भी शरीर कांप रहा है बताते हुए साहब। अंधेरी सड़क थी, रोज जाते हैं वहाँ से। अचानक हमें लगा कि साइकिल के पीछे कोई बैठ गया। हम जैसे ही रुककर पीछे मुड़े, उसने हमारे कंधे पे काट लिया। इतना कहकर वो फफक कर रोने लगा। सर, मैं मूवी से आ रही थी, एक लड़की ने सहमी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। टैक्सी से जैसे ही नीचे उतरकर मैं सड़क पर आई, मैंने देखा एक भेड़िए की शक्ल वाला झबरेला आदमी सामने खड़ा था। थोड़ा अंधेरा था वहाँ, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकीली थी। मैंने जैसे ही भागने के लिए मुड़ी, वो मेरा हाथ अपने मुंह में ले चुका था और उसने मेरे हाथ को काट लिया। अपना पर्स उसके ऊपर ज़ोर से फेंक कर मैं टैक्सी में वापस बैठ गई। इतना कहकर वो भी ज़ोर से रोने लगी। सबके बयान सुनकर पुलिस वाला भी चकरा गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि भेड़ियानुमा आदमी कहाँ से और क्यों शहर में घुस आया। सब बस भेड़िए की ओर ही इशारा कर रहे थे। कोई आदमी तो मुखौटा पहनकर ये सब नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ खड़े डॉक्टर ने कहा, सर, ये वेयरवुल्फ हो सकता है। किसी को समझ नहीं आया। डॉक्टर आगे बोला, वेयरवुल्फ सर, मैंने पढ़ा है ऐसे जीवों के बारे में जो इंसान ही होते हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात को भेड़िए का रूप धर लेते हैं। खुद इन्हें भी नहीं पता होता कि ये कितनी तबाही मचा रहे हैं, लेकिन इस इंसानी प्रजाति को कई सालों पहले लुप्त हो चुकी थी। ऐसा जियो के बारे में अब सिर्फ कहानियाँ और हॉलीवुड फिल्में ही बनती हैं। पुलिस वाला यकीन तो नहीं करना चाह रहा था, पर इस बात पर उसे यकीन करना ही पड़ा और कोई रास्ता भी नहीं था। ये घटना इस शहर में पहली बार हुई थी और आपकी बात माने तो अब ये अगले महीने की पूर्णिमा को फिर हो सकती है। हमें सभी पुलिस चौकियों को सतर्क करना होगा, वरना आज रात ही न जाने और कितने मासूम उस जानवर के शिकार हो जाएंगे। ये कहते हुए पुलिस वाला वहाँ से चला गया। उसके साथ वहाँ खड़े डॉक्टर और नर्स भी मरीजों को सांत्वना देकर चले गए। दर्द से कराह रहे सभी मरीज बस दुआ कर रहे थे कि किसी और का सामना ना हो उस दरिंदे भेड़िए से। तभी उस कमरे में एक और डॉक्टर आया। सफ़ेद कोट, चमकती आंखें, अद्भुत लग रहा था। कैसे हैं आप लोग? दर्द अभी हो रहा है क्या? घबराइए नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज़ में जादू था। सब दर्द भूल उसकी ओर देखने लगे। उनका रोना बंद हो गया था। उसने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया, वहीं पर रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। तो बताइए, क्या देखा था आप लोगों ने? सब अपने अपने ज़ख्मों की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि अभी तो बयान दिया, अब ये डॉक्टर क्यों पूछताछ कर रहा है। बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ें और तेज़ हो गई। चांदनी अब और तेज़ हो रही थी। हवा मध्यम पड़ गई। तभी उस डॉक्टर की कोट फटने लगी। चर्र की आवाज़ आई। उसका शरीर फूलने लगा। कपड़े सब फट चुके थे। वो और लंबा और झबरेला हो गया। रोशनी में उसके काले बाल चमक रहे थे। उसका मुंह फैलकर बड़ा और नुकीला हो गया, एकदम भेड़िया जैसा। बड़े बड़े खून से सने दांत दिखने लगे। आंखें सफ़ेद बल्ब जैसी चमक रही थी। पैने गंदे नाखून उसके पंजों में अपने शिकार पर आक्रमण करने को आतुर थे। वो धीमे धीमे उन सबकी ओर बढ़ा। गुर्राने की आवाज़ कान फाड़ू होने लगी। धम धम करते हुए वो चल रहा था। उसके पैरों के नाखून भी लंबे और मटमैले थे। सिर्फ उनके एक खरोच से आदमी में जहर फैल सकता था। सब एक साथ चिल्ला उठे। दर्द से जूझ रहे शरीर में जितनी भी बची हुई ताकत थी, उन सब ने लगा दी और एक साथ चिल्लाए, बचाओ, नहीं। सब इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से घायल शिकार भला कितनी दूर तक भागेगा। उसको इंसान से दानव अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखकर ही उन लोगों की रूह कांप गई थी।
मैं अपना शिकार अधूरा नहीं छोड़ता। एक आदमखोर से गुर्राहट भरी आवाज़ आई। उसने झपट्टा मारकर अपने पंजानुमा हथियार से चारों को धराशाही कर दिया। मांस नोचकर कुछ खाया और कुछ यहाँ वहाँ फेंक दिया। सफ़ेद चद्दर पे हर तरफ खून के छींटे थे। दवा की ड्रिप भी खून से लाल होकर टंगी थी। पंखे भी लाल हो गए थे। छत, दीवार, फर्श, ऐसी कोई जगह नहीं थी जिन पर खून के छींटे ना हो। सुबह दरवाज़ा तोड़कर पुलिस और हॉस्पिटल स्टाफ अंदर घुसा। कंकाल से चिपका बस थोड़ा ही मांस बचा था। उन शरीरों पर सड़ते खून की बू आ रही थी। पास में एक काली बिल्ली भी मरी पड़ी थी। उसकी आंतें बाहर आ चुकी थी। कहीं आंखें तो कहीं कटा हुआ हाथ। खिड़की की रॉड और शीशे टूटे हुए थे और उस पर एक ही टांग लटक रही थी। पंखे पर बैठी औरत की मुंडी नीचे ताक रही थी। उसके बाल एकदम खड़े थे। समझना मुश्किल था कि ऐसा डर से हुआ या करंट से। नोचा हुआ मांस हर तरफ पड़ा था। देखकर लग रहा था जैसे किसी खूंखार जंगली जानवर ने बड़ी निर्ममता से उन सबको मारा है। शिकार के अवशेष देखकर यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि शिकारी का पेट कितना भरा होगा। हॉस्पिटल को आदत होती है गमगीन रहने की, लेकिन उस विभत्स दृश्य ने सबको पागल कर दिया था। जिन महिलाओं ने ये सब देखा वो दिन भर उल्टियाँ करती रही। गार्ड ने पुलिस को डरते हुए बताया कि रात को एक अजीब सा काला जीव खिड़की से बाहर कूदा था। उसने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिजली की तरह भागते हुए बाउंड्री पार कर गया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद उस अजनबी डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और लुकआउट नोटिस जारी किया। उनकी स्पेशल टीम पूरी पूर्णिमा के लिए बचाव की तैयारियों में जुट गई। कई वैज्ञानिकों से वेयरवुल्फ के संबंध में पुलिस जानकारी इकट्ठा करने में लग गई है, जिससे इस रहस्य का पता चल पाए कि आखिर वो खूनी आदमकद भेड़िया यहाँ कहाँ से और उसकी पहचान किस तरह की जाए, जिससे शहर के बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो पूर्णिमा की काली रात उस खून के प्यासे वेयरवुल्फ का पेट तो भर गई, लेकिन कुछ लोगों के घरों के चिराग बुझाकर हमेशा के लिए अंधेरा और कभी न भरने वाला खालीपन छोड़ गई। तो चलिए अब बढ़ते हैं वेयरवुल्फ की चौथी कहानी की ओर। जॉनसन कुछ गुनगुनाते हुए अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तब उसकी पत्नी नैन्सी ऊपर खिड़की से अपने पति को देख रही थी। जॉनसन के हाथों में पत्तों के बीच कुछ था, जिसे देख नैन्सी घर के दरवाजे तक आई। जॉनसन उसके सामने था। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। उसे वाकई बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कल सुबह जब जॉनसन तिलमिलाता हुआ घर से निकला था, तब नैन्सी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आवाज़ लगाती हुई आई थी, पर जॉनसन ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। बहुत गुस्से में गया था। उसे डर था कि जॉनसन नाराज़ गांव वालों से फिर कोई झगड़ा मोल न ले ले। पहले से ही उसका गांव वालों से बैर चल रहा था। जॉनसन उसके सामने था, जिसके चेहरे पे भरपूर मुस्कान थी, जिसे सदियों बाद उसने उसके चेहरे पर देखा था। आखिर जीवन के संघर्षों ने धीरे धीरे उनके जीवन को बेहद नीरस बना दिया था। ये लो, नैन्सी की तंद्रा भंग होती है। उसका प्रश्न वो समझता हुआ बोला, मांस है इसमें, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज हम इसे पकाकर दावत करेंगे। ये कहते हुए चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। जॉनसन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुका था। नैन्सी दरवाज़ा बंद करके वक्त एक बार बाहर देखती है। यहाँ के बरसाती मौसम में सभी के घर ऐसे ही बांस के ऊपर बने हुए मचान पे थे। उसे धीरे धीरे बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। शायद फिर से बारिश के आसार थे। यहाँ तो खैर ऐसा होता ही रहता है, इसलिए गांव में सभी के घर ऐसे ही मचान जैसी सीढ़ियाँ पर ऊपर की ओर बने थे, क्योंकि यहाँ जंगल से अक्सर ही कोई ना कोई जंगली जीव जंतु आ जाता। यहाँ तक कि जिनके पास बकरियाँ होती, उसे भी वे सभी ऊपर ही बांधते। घने जंगल के पास ऐसे ही 2-3 गांव थे। यहाँ के लोग वर्षावन होने के कारण कुछ खेती, तो बाकी के ज़्यादातर लोग जंगलों पर निर्भर थे, इसलिए गांव में उनका आना जाना बना रहता। ऐसे ही जॉनसन 3 दिन पहले तक यहाँ के मुखिया के खेतों पर काम करता था।
वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। नैन्सी दरवाज़ा बंद कर अंदर आ जाती है। अंदर जॉनसन के साथ उसके तीनों बच्चे पूरी उमंग में थे। क्रमशः 6, 8 और 11 वर्षीय उसके बच्चे अपने पिता को घेरे खड़े थे। नैन्सी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है जब जॉनसन और नैन्सी की आंखें आपस में मिलती हैं। तब जॉनसन जैसे आंखों से ही उसे कह देता है कि जब तक तुम खाना बनाओ मैं बच्चों को बहलाता हूँ। अरे सब शांत हो जाओ, तभी मैं कुछ सुनाऊंगा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अब सब शांत होकर उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते हैं। तो सुनो, मैं एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। कहते कहते उसका मुंह गोल गोल कर लेता है। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है। बच्चे आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं। घना जंगल था, उसमें मैं चला जा रहा था, बेखबर और बेखौफ। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी रात जैसा लग रहा था। मैं एक पल रुककर अपने आसपास देखता हूँ। चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ देर वहाँ ठिठका। एक पल चुप होकर जॉनसन अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखता है, फिर उनकी तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चारों ओर घुमाकर वृत्ताकार में घुमाते हुए कहता है। मैं चारों तरफ घूमता हूँ। उस पल ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता ही भटक गया हूँ। कहाँ से आया और अब किस ओर बढ़ना है कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिर थक कर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक तेज़ गुर्राहट सुन मेरी आँख खुलती है। मैं चौंक कर उठता हूँ। शायद रात हो चुकी थी। मैं अपने सामने देखता हूँ पर सामने कोई नहीं था। शायद कहीं पास से ही आवाज़ आई थी। आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं तेज़ी से उठा और आवाज़ की ओर बढ़ा। थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन उस आवाज़ को भी जानना चाहता था। मैंने एक घने पेड़ के पीछे छुपकर देखा। वहाँ कोई था, बल्कि वहाँ कई परछाइयाँ सी थी। उस अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं अपनी आँख गड़ाए उस ओर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी चांद पर से जैसे बादल का एक टुकड़ा हटा और उस अंधेरे हिस्से पर कुछ रोशनी पड़ी। फिर जो मेरी आँखों ने दृश्य देखा तो मेरी आंखें डर से फैली की फैली रह गई। वहाँ आदम भेड़िए थे। वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ? सभी बच्चे धीरे से फुसफुसाए। हाँ, वहाँ एक नहीं कई वेयरवुल्फ थे, छोटे बड़े कई, जैसे ही उनका कोई परिवार था। मैं अपनी सांस रोके देख रहा था। जिनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और मुंह के दोनों तरफ से उनके नुकीले दांत बाहर निकले बहुत ही भयावह लग रहे थे। तभी बादल का टुकड़ा उस चांद को फिर ढक लेता है और उसी के साथ वहाँ के वातावरण में एक साथ आऊ की आवाज़ गूंज उठी। मैं अंदर से कांप गया। डर कर मैं थोड़ा पीछे हो गया और अगले ही पल उनकी आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैं थोड़ा और पीछे हुआ। मेरे पैरों से वहाँ के सूखे पत्तों से खड़ की आवाज़ हुई। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं भागा, जहाँ रास्ता दिखा वहीं भागा। अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मैं बस भागे जा रहा था कि किसी पेड़ या पत्थर से टकराकर मैं गिर गया। मैं जब ज़मीन पे पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। जॉनसन अपने मुंह से हाफ हाफ की आवाज़ निकालता है और बच्चे उसकी बाहों में सिमट जाते हैं। जॉनसन सुनाना जारी रखता है। तभी एकदम से धप की आवाज़ होती है और मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा वेयरवुल्फ मेरे सामने था। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसे साफ साफ देख सकता था। कमर से नीचे इंसान और ऊपर से पूरा जंगली भेड़िया। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पंजे मेरी ओर उठे थे और उसका जबड़ा खुला था, जिस पर से लाल रंग की लार सी टपक रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, पर उस वक्त मेरे चेहरे के सामने एकदम से तुम तीनों के चेहरे घूम गए। मैं ये सोचकर घबरा गया कि क्या अब मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाऊंगा। अपनी बात कुछ पल के लिए रोककर
अपने बच्चों के चेहरे पर आते दर्द को महसूस करता है। तभी उसका बड़ा बेटा धीरे से पूछता है, डैडी, मैंने सुना है अगर वो काट ले तो सामने वाला भी वेयरवुल्फ बन जाता है। अपने प्रश्न के उत्तर में वो बड़ी बेसब्री से अपने पिता के चेहरे की तरफ देखता है। जॉनसन धीरे से कहना शुरू करता है, मुझे भी यही लग रहा था और वो मुझे खा भी सकता था, पर तुम लोगों के पास वापस भी तो आना था। यही सोचकर मैंने ज़मीन की मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में झोंक दी। उस पल वो तिलमिला गया। डैडी, अब की छोटा बेटा अपने पिता की तरफ देखता हुआ पूछता है, फिर क्या? मैं तुम लोगों के सामने हूँ, देखो, कहकर जॉनसन ज़ोर से हंसता है। उसे हंसता देख उनके बच्चे भी हंसने लगते हैं। कुछ ही पल में वहाँ हंसी का फव्वारा सा छूटता है। नैन्सी, जो खाना बनाते बनाते उस कहानी को भी सुन रही थी, वो भी हंस पड़ती है। अच्छा, तुम सब बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि खाना बना कि नहीं। जॉनसन नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। खाना तैयार है? फिर थोड़ा डर चेहरे में लाती हुई कहती है, क्या खूब बच्चों को बहलाया। डर में, सच में मैं तो डर ही गई। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, हम सदा साथ रहेंगे, ऐसे ही खुश खुश। जॉनसन आज वाकई बहुत खुश था। नैन्सी भी उसके साथ में मुस्कुराई। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम पर गांव वालों ने बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि तुम हाड़ तोड़ मेहनत करते थे। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज पूरे चांद की रात थी। आधी रात जब सारा गांव सो गया और आसमान में चांद पर से बादल का एक टुकड़ा छट गया, तो जॉनसन के घर की छत से एक साथ कई मिली जुली आऊ की आवाज़ गूंज उठी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की कहानियाँ? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।